नमस्कार। आज सुबह से ही भारत मंडपम का ये मंच एक जीवंत प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अभी मेरा आपकी टीम से मिलने का मुझे मौका मिला कुछ मिनट के लिए। ये समिट बहुत विविधता से भरी रही है। अनेक महानुभावों ने इस समिट में रंग भरे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा होगा। इस समिट में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति ये अपने आप में शायद उसका यूनिकनेस बन गया है। खासतौर पे यहां हमारी ड्रोन दीदियों ने, लखपति दीदियों ने जो अपने अनुभव साझा किए, जब मैं इन सब एंकर से मिला अभी, मैं देख रहा था इतने उमंग से वो अपना अनुभव बता रही थी। उनके एक एक डायलॉग उनको याद थे। यानी अपने आप में ये बड़ा प्रेरित करने वाला अवसर रहा है। साथियों, ये उस बदलते भारत का प्रतिबिंब है जो हर क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस बदलते भारत का सबसे बड़ा सपना है 2047 तक विकसित भारत। देश के पास सामर्थ्य है, देश के पास संसाधन है और देश के पास इच्छा शक्ति भी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। आज वही भावना मैं हर देशवासी में देख रहा हूं। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में ऐसे मंथन, ऐसी चर्चाएं और उसमें भी युवाओं की भागीदारी, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने इतनी शानदार समिट का आयोजन किया और इसके लिए मैं मेरे मित्र अतिदेव सरकार जी को, मेरा पुराना साथी रजनीश को और एबीपी नेटवर्क की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कुछ देर पहले, मैं यहां आने से पूर्व ही मेरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब फाइनल हो चुका है। विश्व की दो बड़ी और ओपन मार्केट इकोनॉमी के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग का यह समझौता दोनों देशों के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। यह हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और इंडियन बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे।
आपको पता है, कुछ ही समय पूर्व हमने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस इनके साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। यानी भारत आज सिर्फ रिफॉर्म से नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के साथ एक्टिवली एंगेज करके अपने आप को एक वाइब्रेंट ट्रेड और कॉमर्स हब बना रहा है। साथियों, बड़े निर्णय लेने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि देश का हित सर्वोपरि रखा जाए। देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में दशकों तक एक विपरीत धारा बही और देश ने इसका बहुत नुकसान उठाया। एक दौर था जब कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ये सोचा जाता था कि दुनिया क्या सोचेगी, वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, कहीं वोट बैंक छिटकेगा तो नहीं। भांति भांति के स्वार्थों के कारण बड़े फैसले, बड़े रिफॉर्म्स टलते ही जा रहे थे। साथियों, कोई भी देश ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता है। देश तो तब आगे बढ़ता है जब फैसलों की एकमात्र कसौटी हो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। बीते एक दशक में भारत इसी नीति को लेकर चला है और आज हम इसके परिणाम भी देख रहे हैं। साथियों, पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए हैं जो दशकों से लटके, अटके और भटके हुए थे, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में डिब्बों में बंद हो गए थे। अब जैसे एक उदाहरण हमारे बैंकिंग सेक्टर का है। बैंकिंग सेक्टर जो इकोनॉमी की रीढ़ होता है, पहले ऐसी कोई समिट नहीं होती थी जो बैंकों के घाटे पर बात किए बिना पूरी होती हो। और वाकई 2014 से पहले हमारे देश में बैंक पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर थे। अब आज क्या स्थिति है? आज भारत का बैंकिंग सेक्टर दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है। हमारे बैंक रिकॉर्ड प्रॉफिट में है और डिपॉजिटर्स को इसका फायदा मिल रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स किए, देश हित में छोटे बैंकों का मर्जर किया, उनका सामर्थ्य बढ़ाया। आपको एयर इंडिया की पुरानी हालत भी याद होगी। एयर इंडिया डूब रही थी। हर वर्ष देश के हजारों करोड़ रुपए डूब रहे थे, लेकिन फिर भी पहले की सरकार फैसला लेने से डरती थी।
हमने फैसला लिया और देश को लगातार हो रहे नुकसान से बचाया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। साथियों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने माना था कि अगर सरकार 1 रुपया गरीब को भेजती है तो उसमें से 85 पैसा लूट जाता है। सरकारें बदलती रही, साल बीतते रहे, लेकिन गरीब के हक का पूरा पैसा उसे मिले, इस दिशा में ठोस काम नहीं हुआ। गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिले, 1 रुपया दिल्ली से निकले तो 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचने चाहिए। इसके लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था की। और इससे सरकारी स्कीम्स में लीकेज रुकी, लाभार्थियों तक सीधे बेनिफिट पहुंचा। सरकार की फाइलों में 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे, ये जरा समझना। 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका कभी जन्म भी नहीं हुआ था और उन्हें पूरे ठाठ से सारी सुविधाएं मिल रही थी। 10 करोड़। पहले वाले यही सिस्टम बनाकर गए थे। हमारी सरकार ने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया और डीबीटी के माध्यम से सीधा पूरा का पूरा पैसा गरीबों के बैंक खातों में भेजा। इससे 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचा है। मतलब ये आपका पैसा बचाया है। पैसा आपका बचा, गाली मोदी ने खाई। साथियों, आप 1 रैंक 1 पेंशन का मामला ही देखिए। ये अनेक दशकों से लटका हुआ था। पहले ये तर्क देकर इसको ठुकराया जाता था कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। हमारी सरकार ने देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों के हित को सर्वोपरि रखा। आज ओआरओपी से लाखों लाख सैनिक परिवारों का फायदा हो रहा है। अब तक हमारी सरकार ओआरओपी के 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। साथियों, देश में गरीब परिवारों को भी आरक्षण मिले, इसको लेकर भी दशकों तक सिर्फ बातें हुई। इसको लागू करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के मामले में क्या क्या होता रहा, ये भी देश ने पूरी तरह देखा है। इसके पीछे भी कुछ लोगों का स्वार्थ था, लेकिन राष्ट्र हित में ये जरूरी था। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा विधानसभा में विमेन रिजर्वेशन का कानून बनाकर नारी शक्ति को सशक्त किया। साथियों, अतीत में कितने ही ऐसे विषय रहे जिन पर चर्चा करने के लिए ही कोई तैयार नहीं था। डर था कि कहीं वोट बैंक नाराज हो जाए तो।
अब जैसे ट्रिपल तलाक का मामला, इसे अनगिनत मुस्लिम बहनों का जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महिलाओं के हित में, मुस्लिम परिवारों के हित में हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बनाया। वक्फ कानून में जरूरी सुधार की जरूरत भी अनेक दशकों से महसूस की जा रही थी, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इस नेक काम को भी बदनाम करके रख गया था। अब जाकर वक्फ कानून में वो संशोधन किए गए हैं जो सही मायने में मुस्लिम माताओं बहनों, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के काम आएगा। साथियों, एक और बहुत बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती। ये काम नदियों से जोड़ने से जुड़ा है। अभी पानी के संबंध में अतिदेव जी ने पूछा क्या करेंगे। दशकों तक हमारी नदियों के पानी को तनाव का, झगड़े का विषय बनाकर रखा गया, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर नदियों के जोड़ने का एक महाअभियान शुरू किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इनसे लाखों किसानों को फायदा होगा। वैसे आजकल तो मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं।